Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to start a new chapter, a very interesting chapter. Interesting इसलिए क्योंकि जो ये चैप्टर है, अभी तक हमने हिस्ट्री में वार्स देख लिए, किस तरीके से वार्स हुए, कौन सी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन घटी बढ़ी, हर चीज़ें हमने देख ली. लेकिन ये जो चैप्टर है ये हमें एक नए डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा. जो आज हम फैक्ट्रीज देखते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम आज वहाँ से शुरुआत करेंगे कि एक्चुअली में जो इंडस्ट्रीज जब कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एज आई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो कैसे आई, कब आई, किस क्या क्या रीज़न रहे उसको आने में. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ पर से अब हम कुछ नया देखने वाले हैं. नो वार, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नथिंग. किसने किससे लड़ाई करी, किसने किससे किस तरीके से समझौते किए, क्या गवर्नमेंट्स बनी, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे. हम इसमें मेनली क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल एज थी वो कैसे आई. एज योर नेम सजेस्ट, जो चैप्टर का नाम है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज द, अगर हम एक एग्जाम्पल के उस पर देखें तो इन 1900, ठीक है, 1900 हिस्ट्री है तो डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डेट्स एंड द इवेंट्स. तो शुरुआती कहाँ से हो रही है, हमारे डेट से. इन 1900 अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर E.T. Paul, who was a popular music publisher, E.T. Paul produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. मैं पिक्चर आगे दिखाऊंगी. एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस बियरिंग द फ्लैग ऑफ अ न्यू सेंचुरी. ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर. हेयर अ गॉडेस लाइक क्रिएचर इज स्टैंडिंग ओवर हेयर और यहाँ पर शी इज हैविंग एन नंबर ऑफ थिंग्स विथ हर. ठीक है, अब यहाँ पे शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम. ठीक है, विंग्स है उसके पास, जो वो क्या बता रहा है, दैट द टाइम इज रनिंग, टाइम कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें इट इज शोइंग. These images offer us a triumphant account of the modern world. मतलब एक अकाउंट शो किया हुआ है किसका, एक मॉडर्न वर्ल्ड का, कि किस तरीके से ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है जो आने वाले टाइम में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज के साथ हो सकता है. Within this account, the modern world is associated with the rapid technological change and innovations, machines and factories, railways and steamships. तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, थ्रू इनोवेशंस क्या क्या चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या क्या बढ़ेंगी टेक्नोलॉजीज़, जिसका जो रिजल्ट है वो आज इन 21st सेंचुरी में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पिक्चर शोइंग द एवरी सिंगल थिंग. जो पॉसिबिलिटीज उस समय पे हो सकती थी, जो वो सोच सकते थे, वो सारे उन्होंने एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में शो करके बताई है. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पर क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन thus becomes simply a story of development and the modern age appears as a wonderful time of technological process. तो यहाँ पर जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका मेन मोटिव क्या रहा कि किस तरीके से वो जो एज रही है उस टाइम पे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता गया, मॉडर्न एज की तरफ बढ़ता गया. अपीयर्स, जो किस तरीके से दिखने के लिए एक कैसा उसने पिक्चराइजेशन बनाया कि एक वंडरफुल टाइम वी आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर. ठीक है, सो हेयर अगेन, अब यहाँ पे क्या है, और एक दूसरी पिक्चर है जिसमें टू मैजिशियंस, यू कैन सी इट, एंड हेयर इन दिस मैजिशियंस उन्होंने एक इमेजिनेशन करी है किसकी, दी मॉडर्न वर्ल्ड की. ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमने इमेजिनेशन के तौर पे देख ली, लेकिन अब हम देखेंगे कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो टाइम रहा है वो कैसा रहा है. यहाँ पर मेनली व्हाट आई हैव सेड कि सिर्फ और सिर्फ हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है,
तो अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, वी रिफर टू दी फैक्ट्री प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज सेट होंगी जब जब वहां पर फैक्ट्री सेट होंगी, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। तो दोनों में से जो चीजें हैं वो सेम ही चलेंगी। History of industrialization very often begin with the setting up of the first factory। मतलब अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेनली वो किसको डिफाइन कर रहा है, जो पहली फैक्ट्री सेट की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization। Proto means पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि जो पहली फैक्ट्री सेट की गई थी वहाँ से सेटिंग अप ऑफ दैट फैक्ट्री टू कमिंग टू देन एरा फ्रॉम वेयर वी कैन स्टैंड ओवर हेयर एंड सी दैट कि आज की डेट में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं थ्रू दिस फैक्ट्रीज, थ्रू दिस इंडस्ट्रीज, व्हाट वी आर हैविंग इट टुडे नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ की बात है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। In the 17th and 18th century, merchants from the towns and Europe, पहले भी बिजनेस चलता था, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री सेट होगी तभी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज बढ़ा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वो पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं। दैट मीन्स हम अगर इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट देखते हैं तो उससे पहले भी बिफोर द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया एंड कॉन्कर्ड इंडिया, फ्रॉम दैट प्रीवियस टाइम ऑल्सो इंडिया बिजनेस करता था। और ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस करता था, हर एक पॉसिबल कंट्री जो होती थी जो वहाँ से इंडिया आ सकती थी, बी इट द डच, बी इट द पोर्चुगीज, बी इट द फ्रेंच, ब्रिटिश, एनीबडी, वो इंडिया से ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। And India was, as we all know, कि at that time was known to be as the golden bud। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप, अब हम यूरोप से स्टार्ट कर रहे हैं, began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market। तो जब यूरोपियन से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो किसको परसुएट, किसको ऑफर करते थे ये सारी चीज़ें जिनसे उनको मतलब होगा। ऑब्वियसली अगर कोई आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट से ही मतलब रखेगा, तब जाके तो उसका बिजनेस फ्लो करेगा या कुछ भी होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि जितने भी यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, कंट्री साइड में आते थे, और कंट्री साइड में कौन लोग ही रहते हैं, द फार्मर्स, द आर्टिसंस, द पीजेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन लोगों को वो परसुएड करते थे और क्या बोलते थे कि तुम और ज़्यादा प्रोडक्शन करो जिससे कि जो तुम्हारा वो रहेगा, मटेरियल रहेगा, दैट विल बी गोइंग फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियसली अब हमारा कोई सामान हम सोच रहे हैं, हमारे पास कोई चल के आ रहा है एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप प्रोडक्शन करो, आपका जो भी मटेरियल रहेगा वी आर गोइंग टू टेक इट एंड वी आर गोइंग टू सेल इट ऑन द अदर पार्ट्स। तो हमको क्या रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, हमारे मन में भी चीज़ें आएंगी कि ठीक है हम जितना ज़्यादा मटेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी बाहर जाएंगी एंड उतना ही रेवेन्यूज़ वी आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। तो with the expansion of the world trade and acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing। जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ती गई, जैसे जैसे ट्रेडिंग फैक्टर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, बी इट एनी गुड और सर्विसेज, वो भी बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली। तो धीरे से विद द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पे अब बिजनेस की सेटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। But merchants could not expand production within towns because here urban crafts and trade guilds were very much powerful, ठीक है। तो लेकिन जो मर्चेंट्स थे वो अपने आप को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी अगर हम टाउन्स की बात करें तो देयर वर n number of other peoples also who were having that kind of willingness in their mind that we are going to get more and more profit। जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए भी हर कोई भागेगा, हर कोई अब वही एक जैसा सामान बनाने लग गया, उसी तरीके से काम करने लग गया। तो कभी किसी का सामान बिकता था, कभी किसी का नहीं बिकता था। मेनली जो सफरर्स उस टाइम पे होने लग गए थे वो थे दी मर्चेंट्स
एंड अदर पीपल, क्योंकि ऑलरेडी जो अदर अर्बन एरियाज में क्राफ्ट्समैन्स थे और अदर पावरफुल पीपल्स थे जो ये काम ऑलरेडी इस चीज को काम कर रहे थे, ठीक है, दे वर वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पिनिंग का किस तरीके से काम करना स्टार्ट हो रहा था एक्सपेंशन के थ्रू। These were associations of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. Rulers granted different guilds that the monopoly right to produce and trade in specific products. तो यहाँ पर बहुत सारी एसोसिएशंस भी थी जो ट्रेंड क्राफ्ट्समैन्स को रखती थी, मेंटेन्ड होते थे कि कितना किसका कॉस्ट जाएगा, कंट्रोल करते थे कि ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, रेगुलेट करते थे कंपटीशन की कितना कंपटीशन कितना रहेगा जिसकी वजह से हम आगे की सप्लाई को हमारे कोई दिक्कत ना आए, and restricted the entry of new people in the trade. Already they were having n number of peoples with them, ठीक है। अब यहाँ पर जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन होगा, लेकिन उस प्रोडक्शन को ये देखना है कि वो प्रोडक्शन ओवर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो हमें इस ओवर प्रोडक्शन को क्या करके रखना है, रेगुलेट करके रखना है। जहाँ रेगुलेशन होगी तो वहाँ पर नए जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी एंट्री भी बैंड की जाएगी, बिकॉज क्यों एंट्री को बैन किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एन नंबर ऑफ पीपल आर ऑलरेडी इनटू दिस थिंग। तो नए लोगों को लाके क्या मतलब है, ना दे आर गोइंग, ना ही वो उनको उतना पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा एज देयर पेमेंट, क्योंकि ऑलरेडी द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज वर इनफ फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पर रूलर्स को था वो क्या दी गई थी, ग्रांट्स किए गए थे गिल्ड्स, ठीक है, द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक। It was therefore difficult for new merchants to set up business in towns, so they turned to countryside. जहाँ जितने भी merchants थे वो चाह रहे थे कि हम अपना business भी urban उसमें shift करेंगे, तो यहाँ पर they were unable to do that. Why they were unable? Because already the competition was very much tough over there. And when the competition is tough, so they have to turn back to the other parts also. So when they started moving to the countryside. ठीक है। In the countrysides, poor peasants and artisans began working for merchants. तो अब merchants के साथ यहाँ पर कौन और मिल जाता है, जितने भी poor peasants और workers थे वहाँ पर, artisans थे, workers थे, जितने भी लोग थे वो अब merchants के लिए काम करने लग जाते हैं, क्योंकि already merchants कहाँ पर अपना direction change कर लेते हैं, towards the countryside. And when the production of the countryside started, the people who got engaged with the merchants were whom? The poor peasants and what? The artisans, ठीक है। Cottagers and poor peasants who had earlier dependent on common lands for their survival gathered their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternative sources of income. तो जहाँ पर जितने भी poor peasants थे, कॉटेजर्स थे, अब उन्होंने क्या किया, अपना सारा सामान इकट्ठा किया, और वो सामान में, वो मटेरियल्स में उनके पास क्या क्या था, दे वर हैविंग देयर फायरवुड्स, बेरीज, हे, स्ट्रॉस, एवरी सिंगल थिंग, वट एवर दे हैड कलेक्टेड एवरीथिंग एंड दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दी मर्चेंट, सो दैट अब यहाँ पर उनकी जो एक नई सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होने वाली है। मैनी हैड टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड, जैसे कि जितने भी पुअर पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, उनके पास अपने खुद के छोटे छोटे लैंड्स थे, which could not provide work for all the members of the household. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants household eagerly agreed. जहाँ पर merchants उनके सामने आए, because at that time पे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज स्टार्ट हो गया था, तो जितने भी पुअर पीजेंट्स थे उनके लिए काम कुछ भी नहीं था, तो मर्चेंट्स वाज द होप फॉर देम। व्हेन दे हैव केम टू द पुअर पीजेंट्स, हु द मर्चेंट्स, तो हियर जब उन्होंने मर्चेंट्स ने एडवांसेस देना चालू कर दिए पीजेंट्स को, तो उन्होंने खुशी खुशी राजी हो गए, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन ऑल्सो। पहली चीज तो ये भी थी, और दूसरी चीज क्या थी, when they were not having any kind of option with them, so here इनके पास पैसा भी आ रहा है तो ये easily agree कर देते थे, ठीक है। तो this was the situation of what the
पुअर पीजेंट्स एंड दी मर्चेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो। तो जहां उनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे, अब वो उन प्लॉट्स पे भी काम कर सकते हैं, प्लस जो पैसा उनको मर्चेंट्स ने दिया है तो वो मर्चेंट्स के लिए भी काम कर सकते थे। तो इजीली यहाँ पे चीजें उनके लिए धीरे धीरे सेट होने लग गई थी। Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. मतलब उनके पास क्या चीजें हो गई थी, एक रे ऑफ होप आ गई थी। जहां पर उनके पास एक रे ऑफ होप आई तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके जो छोटे छोटे प्लॉट्स थे उन पे भी वो काम करने लग गए। ऑन द अदर एंड व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स ऑल्सो दे यूज टू गेट सम काइंड ऑफ इनकम सो दैट देयर अदर फैमिली मेंबर्स दोज हु वर टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज फार्मिंग एक्टिविटीज ओनली, जो उनको नहीं प्रॉपर मिल रही थी, अब वो भी धीरे धीरे स्टेबल होने लग गए थे। ठीक है, when this system a close relationship developed between the town and the countryside। तो जहां पर मर्चेंट्स के लिए टाउन्स में जगह नहीं थी वहां वो कंट्री साइड जाने लग गए, जहां उन्होंने कंट्री साइड में जाकर अपनी पूरी की पूरी फिर से बिजनेस छोटा सा सेट किया, जिसमें उन्होंने पियर पीजेंट्स आर्टिसंस को अपने साथ किया, so that in return they are going to give them work and in return they are going to get the money। So here all this system started and there was a smooth relationship started between the town and the countryside। Merchants were based in towns but the work was done mostly in the countryside। तो जो merchants थे वो क्या करते थे, उनका जितना भी काम था वो तो कहाँ पर होता था, जो वो जहाँ रहते थे वो तो टाउन से था, लेकिन वो अपना जितना भी काम था वो कहाँ कराते थे, इन दी countryside only। ठीक है, सो अब अ मर्चेंट इन इंग्लैंड परचेज्ड वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर एंड कैरिड इट टू दी स्पिनर्स। तो अब मर्चेंट जो इंग्लैंड में रहता था वो क्या करता था, वूल को परचेज करता था और वूल स्टेपलर के पास लेके जाता था। Who was the stapler? The person who used to do the work with the wool। तो यहाँ पे और वो क्या करता था, and carried it to the spinners। तो वो आगे आगे ऐसे प्रोसेसिंग में अपने काम स्टार्ट करता था। The yarn, that means the thread that was spun, was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers। पहले तो वीवर्स के पास जाता था, का जो धागा हुआ करता था, जब धागा वीवर्स के पास जा रहा है फिर वो फुलर्स के पास जाता था, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होती थी उसको डाई कराने की होती थी, जो वो कहाँ पर जाता था, टू द डायर्स। सो दिस वाज द प्रोसेसेस वाज अंडरटेकन बाय दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। द फिनिशिंग वाज डन इन लंडन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जितनी भी फिनिशिंग होती थी इन सारी चीज़ों की वो कहाँ हो रही है, इन दी लंदन ओनली, और उसके बाद वो एक्सपोजर के लिए जाता था टू द इंटरनेशनल मार्केट। दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट जाता था फॉर द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। लंदन इन फैक्ट केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर। तो यहाँ पर जो लंदन है वो एक टाइम पे फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाने लगा। ठीक है, यूज्ड टू बी नोन एज द व्हाट, द फिनिशिंग सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होती थी, मर्चेंट्स थे वो कंट्री से जाके कंट्री साइड में कैसे जाने लग गए, फैलने लग गया बिजनेस, लोगों को काम मिलने लग गया। अब धीरे से फैक्ट्री सेट होती हैं। तो फर्स्ट हेयर कम्स योर द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730। तो जो पहली फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें, जो शुरुआती फैक्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में आई इन दी 1730। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ से वार स्टार्ट हुआ वो भी आउटसाइड द कंट्रीज ही हुआ, और जो पहला डेवलपमेंट होगा वो भी आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री से आई मीन आउटसाइड द इंडिया। So here if we talk about all over the world, so England was the first place where the earliest factories start up and it was the year 1730. But it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. स्टार्ट तो हो गई थी 17th सेंचुरी से, अगर हम बात करें या हमारे पास कोई क्वेश्चन भी आता है
तो यू कैन इजीली राइट कि फ्रॉम द अर्लियर 17th century द फैक्ट्रीज केम अप. वेयर इट केम अप? इट केम अप इन इंग्लैंड. विच ईयर? 1730. ठीक है, तो ये तो बात हो गई. लेकिन धीरे से जो उसकी प्रोग्रेसिंग यू कैन से, वो प्रोग्रेसिंग स्टार्ट हुई कब से? इन द लेट 18th century. ठीक है, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज द कॉटन. तो पहली चीज जो उस एरा की थी वॉज वॉट? विच मटेरियल वॉज दैट? दी कॉटन. जो कॉटन ही है वो सबसे पहले ऑल ओवर द इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड हुआ. ठीक है, there its production boomed in the late 19th century. This increase was linked to a number of changes within the process of production. तो ये जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उसकी अगर हम इंक्रीज की बात करें तो वो बहुत से ऐसे प्रोसेसेस के थ्रू लिंक्ड है and also with n number of various changes happened with that progress. ऐसे कौन कौन से हुए? A series of inventions like Richard Arkwright created the cotton mill in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process. तो invention start हुए किस तरीके के? Richard Arkwright invented the first cotton mill. तो उस कॉटन मिल के साथ जब उसने 18th सेंचुरी में लॉन्च किया दिस मिल, तो यहाँ पर उसकी एफिकेसी मतलब हर प्रोसेस के थ्रू, हर स्टेप के थ्रू ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से चालू होगा, कैसे काम करेगी, ये धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ें बताई गई. Now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. तो जितने भी नई नई मशीन्स उसने आर्कराइट ने इन्वेंट करी थी वो सारी की सारी सेट की गई. जब सेट की गई तो यहाँ पर उनको परचेज करके सेट करके मिल्स में लगाया गया. ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट which allowed supervision over the production process, a watch over quality and the regulation of labor. तो यहाँ से जो शुरुआत होती है इन्वेंशंस की, इन्वेंशंस के बाद अब किस तरीके से लोग मैनेजमेंट की तरफ गए. किस तरीके का मैनेजमेंट चाहिए एक प्रॉपर इंडस्ट्री को चलाने के लिए, आज की बात हम नहीं कर रहे. ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? दिस वी आर सीइंग कि प्रॉपर सुपरविजन यहाँ पे चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे हैंड्स नहीं मशीन काम करेंगी, और मशीन भी वही चला सकता है जिसके पास प्रॉपर सुपरविजन हो, प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर स्किल हो ऑफ यूजिंग और मेंटेनिंग दैट मशीन. ठीक है, तो प्रॉपर सुपरविजन चाहिए किसके लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. लेबर्स कितने होने चाहिए, कितने लेबर्स का हमें काम है, कितना रेगुलेट कर सकते हैं हम लेबर्स, और किस तरीके की एक जो क्वालिटी हमें चाहिए वो उस तरीके की क्वालिटी उस मशीन से निकलेगी तो कितने स्पैन में निकलना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए. तो हर चीज़ की प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होती है. So who was the person who has invented first cotton mill? Was the Richard Arkwright in the late 18th century. With these series of things he came up with the new technology of the cotton mill. ठीक है. Next, in the early 20th century factories increasingly became an intimate part of the English landscape. So visible were the imposing new mills that contemporaries were the desert. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the bay lanes and the workshops where production still continued. तो लोगों का धीरे से जो इंटरेस्ट है वो मशीन्स की तरफ जाने लगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जो लोग मशीन्स की तरफ भी जा रहे थे, वहाँ पे जहाँ न्यू मिल्स सेट हो रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज सेट होने लग गई थी, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, वहाँ पे जहाँ का पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे चला गया. ऐसे और भी लोग थे जो अभी भी वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे जहाँ प्रोडक्शन अभी भी चल रहा था. तो साइमल्टेनियसली ऑन दी बोथ पार्ट्स यहाँ पे चीज़ें चल रही थी, थ्रू मशीन्स ऑल्सो एंड बाय हैंड्स ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर किस तरीके का इंडस्ट्रियल चेंज आया. सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. फर्स्ट क्या चेंज आया? द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स. अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की बात करेंगे तो
पहला जो यू कैन से इंडस्ट्री सेट हुई थी ब्रिटेन में, वो सीधी सादी क्या थी, या तो वो कोई कॉटन इंडस्ट्री होगी या तो वो कोई मेटल इंडस्ट्री होगी। तो टू इंडस्ट्रीज वर मेकिंग द पोजीशंस इन द इंटरनेशनल एज वेल एज द लोकल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट। Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of the industrialization up to 1840। मतलब कॉटन और मेटल में भी सबसे पहले कॉटन ही थी जिसका मिल्स भी सेट हुए, जिसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जो इकोनॉमी यू कैन से वो भी डेवलप हो रही थी। तो यहाँ पर 1840 तक जितना पूरा मार्केट सबसे ज़्यादा कैप्चर करके रखा था वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही हुआ करता था। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। तो धीरे से जहाँ कॉटन वॉज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, मेटल वॉज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद द कॉटन। सो धीरे से क्या हुआ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने कॉटन को लीड कर लिया। विद द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and steel increased. Cotton mainly हमारे किसके लिए काम आएगी, फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बट विद द डेवलपमेंट, जहाँ रेलवेज का डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमें कॉटन से कुछ नहीं मिलना, हमें किससे मिलना है, आयरन एंड स्टील से। तो विद द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, पीछे से जो आयरन एंड स्टील जो मेटल इंडस्ट्री पीछे थी उसने कॉटन को पीछे कर दिया था। तो यहाँ पे अब जो पूरा का पूरा मार्केट है इन द इंग्लैंड और इन द कॉलोनीज, अलॉन्ग विद द कॉलोनीज, whole market was captured by iron and steel industry. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about rupees 77 million, double the value of its cotton export. Obviously, जहाँ पर रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा है, रेलवेज बन रही हैं, तो मेटल ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगी। तो 1873 तक आते आते iron and steel industry was the leading industry lefting behind the cotton। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल चेंज इस तरीके से आया, जहाँ कॉटन was on the first position, धीरे से वो पोजीशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने 1873 के बाद से ले ली थी। Second, the new industries could not easily displace the traditional industries even at the end of the 19th century. Less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors। तो अगर हम पूरा का पूरा एक वर्कफोर्स की बात करें तो उस टाइम पे भी लेस देन 20% पीपल वर देयर इन द होल मार्केट जो कि किसके लिए एम्प्लॉयड थे, इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सेक्टर्स में। क्योंकि इसके लिए अभी व्हाट आई टोल्ड यू कि इसके लिए जो सबसे ज़्यादा नीड होती है वो होती है प्रॉपर मैनेजमेंट की। व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर मैनेजमेंट, तो हेयर व्हाट थिंग्स हैपन कि यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेबर फोर्स कैसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो ऑल दीज 4 to 5 पॉइंट्स पूरा का पूरा इस पर इम्प्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड्स के लिए हो रही थी। ठीक है, textiles was the dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within factories but outside within domestic units। ठीक है, तो टेक्सटाइल्स जो थी वो एक बहुत यू कैन से एक डायनामिक सेक्टर तो था ही था, लेकिन जितना भी उसका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा था वो कहीं फैक्ट्री से नहीं आ रहा था, दैट वाज विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स ओनली। मतलब अभी भी यहाँ पर जो मशीन्स थे उसके थ्रू काम नहीं हो रहे थे, वो किसके थ्रू काम हो रहे थे, थ्रू डोमेस्टिक यूनिट्स ओनली। Third, the pace of change in the traditional industries was not set by steam-powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-merchandise sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर धीरे धीरे और अदर इंडस्ट्रीज और अदर थिंग्स भी डेवलप हो रही थी, लाइक योर फूड प्रोसेसिंग, लाइक योर बिल्डिंग, पोर्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्रीज, फर्नीचर मेकिंग एक्सेट्रा। तो धीरे से अब चेंजेस जो हैं वो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट,
Technological changes occurred slowly, they did not spread dramatically across the industrial landscape. तो अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत फास्ट पेस पे काम चल रहा था उसका, नहीं, उसका जो काम था, टेक्नोलॉजी हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इनोवेशंस भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ पे हो रहे थे, वो धीरे धीरे हो रहे थे. नॉट एग्जैक्टली यू कैन से कि ऑन अ क्विक नोट यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं. Slowly and steadily the changes were occurring in different stages of the particular innovations, you can say. New technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. तो जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजीज आ रही थी, लेकिन वो क्या थी, यू कैन से वो लोगों को अभी धीरे से समझ आ रही थी. मतलब टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही थी, मशीन्स हो रही थी, इन्वेंट हो रही थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन उसमें मैनिपुलेशंस हो रहे थे, उसमें इनोवेशंस हो रहे थे, बहुत सी चीज़ों को उसमें डाला जा रहा था. तो पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही हैं. ठीक है, अगर आज हम इसको किसी एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो धीरे से जब फोन्स आए थे, जब सेल फोन्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, तो एट दैट टाइम मैनी पीपल यूज्ड टू कैरी दैट कीपैड फोन्स. धीरे से चेंजेस आए तो लोगों के पास टच स्क्रीन आने लग गए, लेकिन एकदम से वो टच स्क्रीन नहीं आए थे. वो कैसे आए थे, धीरे धीरे से. आज you are very much aware of each and every single functions your phone is having, but अगर यही चीज़ हम इसको 10 years पहले कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या खुद को अपने आप में रख के देखो कि क्या तुम उस 10 साल पहले उस टच स्क्रीन को चला पाते, चला तो पाते, कुछ भी दबाते, बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये चीज़ें क्या है. तो दिमाग में क्वेश्चन रहता, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हम टच 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 कर लेंगे. बट एट दैट टाइम अवेयरनेस भी नहीं थी किसी चीज़ की. तो उस समय से जस्ट कंपेयर इट विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जब टेक्नोलॉजीज इन्वेंट ही हो रही हैं, तो इस इन्वेंशंस के थ्रू पीपल वर नॉट हैविंग इनफ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर पीपल इज नॉट हैविंग इनफ नॉलेज फॉर दैट थिंग, सो यू विल बी इन अ कॉशियस मैनर कि नाउ व्हाट टू डू. So same feeling was also with the new peoples also, those who were having the things but they were not allowed to use it, they were not having any information, new information कि हम इसे किस तरीके से करें. तो क्या होने लगा, क्या होती थी, जो मशीन्स जो थी वो धीरे से ख़राब भी हो जाती थी, बंद भी हो जाती थी. अब वही फ़ोन्स हैं, अगर हम वही उसको पहले चलाते, कुछ भी दबा दिया, फ़ोन बंद हो गया, डांट पिटेगी कि हमारा फ़ोन ये है वो है. तो यहाँ पे क्या होता था, जो मशीन्स थी जो नहीं यूज़ थी, जो यूज़ में आ रही होती थी, वो भी क्या हो जाती थी, लोग उससे परेशान हो जाते थे, या तो कुछ सीख लेते थे और कुछ जो नहीं सीख पाते थे उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती थी. लाइक द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज वेरी मच कॉस्टली एट दैट टाइम. क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज की बात कर रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. सो एट दैट टाइम क्या होने लग गया, रिपेयर जो होता था वो बहुत कॉस्टली होता था. अगर एक बार मशीन हमारी खराब हो गई, they were not as effective as their inventors and manufacturers claimed. तो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी उस टाइम पे वो मशीन्स, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे उस पे क्लेम करते थे कि नहीं, इस मशीन को तो कुछ भी नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज गोना बी ऑन अ राइट थिंग. ठीक है, सो दीज वर दी चेंजेस. नाउ यू कैन सी, ये एक उस टाइम की इंडस्ट्री है जब स्टार्टिंग ही हुई थी इंडस्ट्री सेट होने की. ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. किस तरीके से हैंड लेबर जो था वो रहा और चालू ही है अभी भी. ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हैंडमेड थिंग्स नहीं बनती, आज की डेट में भी हैंडमेड थिंग्स बनती हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हैंडमेड थिंग्स थी उसका क्या रहा. इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. नाउ अब हम जो केस देखेंगे वो विक्टोरियन ब्रिटेन का होगा. देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. पहली चीज तो यहाँ पर ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी. ठीक है, पुअर पीसेंट्स एंड वैग्रेंट्स. वैग्रेंट्स आर द पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हु आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक प्लेस टू लिव एंड वॉन्डर हियर एंड देयर फॉर द वर्क और द फूड ऑल्सो. तो पुअर पीसेंट्स एंड वैग्रेंट moved to cities in large numbers in search of jobs, waiting for work. So industrialists had no problem of labor shortage or high cost.
यहाँ पर क्या था, ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज क्यों नहीं थी, कि क्योंकि जितने भी पुअर पीसेंट्स थे और जितने भी वैग्रेंट्स थे वो क्या करते थे, एक से दूसरी जगह पर मूव करते थे। जहां पर वो एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो किसकी सर्च के लिए मूव कर रहे हैं, फॉर दी फूड ओनली, एंड फूड ही भी उन्हें तब मिलेगा जब दे आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ वर्क। सो इन विक्टोरियन जो ब्रिटेन में था वहां पर ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होती थी, एक है दूसरा नहीं है तो तीसरा तो अवेलेबल है ही। तो यहाँ पे जो ह्यूमन लेबर था वो मोर देन इनफ था, यू कैन से। Industrialists were industries where production fluctuated with the season. Industrialists usually preferred hand labor employing workers for the season. क्योंकि जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे जब हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत होती थी, जो सीजनल प्रोडक्शन की ज़रूरत होती थी, विच मीन्स व्हाट, सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन आ रहा है, सीजन मतलब हमारे यहाँ पे जब जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे चेंजेस भी आते हैं, खाने को ले गए, किसी भी चीज़ को लेके, रेन है तो रेन कोट्स लगेंगे, तो वो सीजन के अकॉर्डिंग काम होते हैं, ठीक है। विंटर्स हैं तो स्वेटर्स शॉल्स हमें तब लगेंगी, तो वो सीजन के अकॉर्डिंग काम होते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी जब इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे प्रोडक्शन चालू होता था तो अकॉर्डिंग टू दी सीजन होता था, और उस टाइम पे भी उनको लेबर्स की कमी नहीं होती थी, ह्यूमन लेबर्स की। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट, but the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes which required human skills, not mechanical technology. तो यहाँ पे अगर हम कपड़ों की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे, जो लोग चाहते हैं कि उनको डिफरेंट डिज़ाइंस मिले। ऑब्वियसली हर कोई नहीं चाहता कि एक ही डिज़ाइन के कपड़े सारे पहने, तो यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस की नीड होती थी, कोई स्पेसिफिक शेप्स की ज़रूरत होती थी जो एक ह्यूमन ही बना सकता है मैकेनिकली उस टाइम की। आई एम सेइंग, ठीक है, डोंट कंपेयर इट विद टुडेज सिनेरियो। एट दैट टाइम व्हाट वाज दिस सिनेरियो, वो चीज़ें वी आर डिस्क्राइबिंग, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग। So here their people used to wear different designs, they wanted different shapes। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे जो मशीन्स रिटेन नहीं कर पाती थी, मैकेनिकली वो नहीं यूज़ हो पाती थी, वो कहाँ यूज़ होती थी, दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी जो हैंडमेड थिंग्स थी उसकी डिमांड कम नहीं हुई थी, ठीक। हैंडमेड प्रोडक्ट्स came to symbolize refinement and class। जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, जब इंडिया में भी खादी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था तो उसका अपना एक अलग क्लास होता था, ओनली द एलाइट्स पीपल। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि ओनली दी यू कैन से दी रिच पीपल, दी एलाइट्स एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे वो ही इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे। अगर हर कोई खादी पहन के घूमने लगेगा तो लोगों के पास सिर्फ कपड़े ही रह जाएंगे पहनने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि उस टाइम पे दैट मटेरियल यूज्ड टू बी वेरी मच कॉस्टली बिकॉज इट यूज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द हैंड्स। सो हेयर व्हाट हैपेंड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की एक अलग ही अपना रिफाइनमेंट होता था, फैब्रिक अलग होते थे, हर चीज़ का एक क्लस्टर होता था, ठीक है। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइंड। ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बात है। मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्ट टू दी कॉलोनी। तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स किए जाते थे टू दी डिफरेंट कॉलोनीज विच वर सिचुएटेड ओवर देयर। In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized। अब ऐसी countries जिसमें human labor की shortage कम है तो obviously उनकी dependency किस पे सबसे ज़्यादा रहेगी, towards the machine only, because यहाँ पर machines किसका काम ले रही हैं, humans का, ठीक है। तो यहाँ human efforts नहीं लग रहे हैं, यहाँ machine के efforts लग रहे हैं, ठीक है। There was the case in the 19th century, this was the case in the 19th century America. Britain however had no problem hiring human hands। तो जहाँ पर ब्रिटेन was अभी भी in favor of human handmade things, अमेरिका के पास क्या सिनारियो था, अमेरिका के पास shortage of labor थी,
प्लस यहाँ पे वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होना चाहता था, मशीन्स पे, क्योंकि वो लेबर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहता था. सो दीज टू केसेस वी हैव सीन ऑफ बोथ द कंट्रीज. One is the America where the handmade things were not preferably used but the machine things used to be मतलब उनके पास होती थी. And on the other hand ब्रिटेन अभी भी किस पे था, the handmade things पे ही अभी भी वो काम कर रहा था या उसका यूसेज चल रहा था. Now what was the life of the workers? The abundance of laborers in the market affected the lives of the worker. As news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds tramped to the cities. जहाँ पे इन लोगों को खबर फैलने लग गई कि अब नई नई नौकरियां लगने वाली हैं, मिलने वाली हैं, नौकरियां मिल रही हैं, तो जितने भी लोग थे जो कंट्री साइड में थे वो धीरे से सिटीज की तरफ जाने लग गए. ठीक है, ये बोथ द केसेस की आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑफ द अमेरिका ऑल्सो एंड ऑफ द ब्रिटेन ऑल्सो. ठीक है, the actual possibility of getting a job dependent on existing networks of friendship and keen relationships. अब यहाँ पर भी जॉब्स को भी दिलाने में बहुत बड़ा यूसेज होता था, बहुत बड़ा यू कैन से योगदान होता था ऑफ द फ्रेंड्स या तो रिलेशनशिप. इफ I am the person who is there in any kind of factory, so I will be taking my friends, my relatives towards those factories कि चलो हम सारे मिलके काम करेंगे. वो मैं यहाँ पर हूँ because I am having the relationship with the other people who are the outsiders and they want the job. तो here my role क्या, what will be the my role? My role will be कि मैं इन सारों के साथ एक साथ अपना काम करूँगी. ठीक है, but यहाँ पर if I am not having any kind of relationship with any of the people are surrounded by me, so here relationship will not going to work, तो job भी will not going to get work. So यहाँ पर relationships और जो friendships होती थी वो बहुत matter करती थी. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. But no, not everyone had the social connections. Many job seekers had to wait for the weeks. मतलब हर किसी का भी कनेक्शन हर किसी के साथ नहीं होता था, सारों को क्या करना पड़ता था, यहाँ पर वेट करना पड़ता ही था, क्योंकि अगर किसी का किसी के साथ रिलेशन है तो जॉब मिलना इज वेरी मच इजी. बट ऑन द अदर हैंड इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द अदर पीपल या सोशल कनेक्शन किसी का भी किसी के साथ नहीं है, तो जॉब के लिए भाई को वेट करना पड़ेगा. जहाँ वेटिंग स्टार्ट हुई तो हंगर्स भी स्टार्ट हुए, हार्डशिप स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली होगी, बिकॉज द मनी इज नॉट देयर तो फूड इज नॉट देयर. तो अब इनकी सिचुएशन कैसी होती थी, समटाइम्स दे यूज टू स्लीप ऑन द रोड्स ऑल्सो विदाउट द फूड. Some stayed in the night refuges that were set up by the private individuals. Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities. सोचो उनका सिचुएशन, उनकी सिचुएशन उस टाइम पे कैसी होती होगी, जिनके पास इतनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब होने के बाद भी जॉब्स नहीं होते थे, बिकॉज दीज पर्सन्स वर नॉट हैविंग एनी कनेक्शंस विद द अदर पर्सन्स आर सराउंडेड बाय देम. Seasonality of work in many industries meant prolonged periods of without work. Obviously सीजन के अकॉर्डिंग जो काम करेंगे तो सीजन के अकॉर्डिंग ही नीड भी रहेगी. सीजन खत्म, नीड खत्म, डिमांड खत्म. ठीक है, तो यहाँ पे नौकरी भी खत्म. ठीक है, तो इनके साथ भी यही सारी चीजें होती थी जो सीजनल वर्कर्स होते थे. After the busy season was over, the poor were on the streets again. जैसे ही सीजन आया वापस से सारी चीजें सेटल्ड हो गई, जैसे ही सीजन गया वापस से जो जितने भी वर्कर्स थे वो कहाँ होते थे, ऑन द स्ट्रीट्स. Some returned to the countryside after the winter when the demand for the labor in the rural areas opened up in the places. But most looked for odd jobs which till the mid 19th century were very difficult to find. तो कुछ जो सोचते थे कि हम सीजन खत्म होने के बाद वापस आ जाएंगे तो उनका तो काम चल जाता था, वो वापस अपने कंट्री साइड चले जाते थे. कुछ जो सोचते थे कि वी आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ जॉब हेयर ओनली, तो उनके लिए उस सिचुएशन से निकलना वॉज द वेरी टफेस्ट थिंग. ठीक है, सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ द वर्कर्स एट दैट टाइम. एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स टिल द मिड 19th century about 10% of the urban population were extremely poor. ये urban population की बात हो रही है जिसमें around 10% of the total population में से urban population, sorry,
अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन जितनी भी थी 10% में वो सारी की सारी हद से ज़्यादा गरीब थी, ठीक है। In periods of economic slump like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between 33 to 75% in different regions. मतलब 1830 में इस तरीके से गिरा अनएम्प्लॉयमेंट जो 35 से सीधे 75 पर जाके रुका, एंड 75% दैट मीन्स 75% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर अनएम्प्लॉयड एट दिस टाइम, मतलब 1830s के टाइम पे। The fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. तो जहाँ पर ये fear of unemployment स्टार्ट हुआ वहाँ पे एक नया इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, that was the spinning jenny, ठीक है। When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. जहाँ पर जो औरतें हाथ से बुनती थी सारी चीज़ें और एक्सपोर्ट के लिए तैयार करती थी, वहाँ पे अब और चीज़ें क्या हो गई उनके साथ कि स्पिनिंग जेनी ने उनका क्या ले लिया, उनकी पोजीशन ले ली। ये देख के वुमेन्स क्या करने लगी, जितनी भी न्यू मशीन्स आती थी उन सब पे अटैक करना उन्होंने चालू कर लिया। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि धीरे से जो उनका काम है अब मशीन्स करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फिगर ऑफ स्पिनिंग जेनी, किस तरीके से स्पिंडल्स हुआ करते थे जो धागों को लगाने का है, और इस तरीके से मशीन वर्क करती थी। यहाँ से धागा जाता था और इस तरीके से बुनाई होती थी, ठीक है। सो दिस इज द स्पिनिंग जेनी। After the 1840s, building activity intensified in the cities, opening up of greater opportunities of employment. जैसे बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट होने लगी 1840 में आते आते यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का न्यू जनरेशन स्टार्ट हुआ। रोड्स वर वाइडेंड, न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, टनल्स डग, ड्रेनेज एंड सीवर्स लेड, रिवर्स एम्बार्क्ड। तो इस तरीके से अब डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ें आगे बढ़ रही थी। When it comes to the development, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी रेज होगा। तो विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि रोड्स बनने लग गए, रेलवेज एक्सपैंड होने लग गए, बिल्डिंग्स बनने लग गई, टनल्स डग होने लग गए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होने लग गया, रिवर एम्बार्कमेंट्स होने लग गए, दिस थिंग्स gave the opportunity of employment. The number of workers employed in the transport industry doubled in 1840 and doubled again in the subsequent 30 years. धीरे धीरे 1840 से वो डबल हुए, फिर डबल हुए, फिर डबल हुए, तो कमिंग 30 years में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लग गया था, एंड दैट वॉज वेरी मच टू दी नॉर्मल। नाउ हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज स्टार्टेड हैपनिंग। पहली चीज तो है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। तो जब यहाँ पर मशीन्स की जब एज ऑफ मशीन्स नहीं आई थी, यू कैन से जो कॉटन एंड सिल्क के गुड्स हुआ करते थे जो इंडिया से क्या होते थे, इंडिया में होते थे, वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करके रखते थे, ठीक है। Coarser cottons were produced in many countries, but the finer varieties often came from India. Coarser जो कॉटन्स था वो हर जगह से आता था, many countries प्रोड्यूस करती थी, लेकिन जो बेस्ट कॉटन होता था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही आता था। Armenian and Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. मतलब जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सामान हुआ करता था, मेनली द कॉटन, आर्मेनियम और पर्शियन लोग पंजाब में आते थे, पंजाब से वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया या पर्शिया लेकर जाते थे, ठीक है। A vibrant sea route operated through the main pre-colonial ports, मतलब कोलोनाइजेशन के पहले से ये पोर्ट्स चल रहे हैं क्योंकि उसके पहले भी ट्रेडिंग होती थी। एंड सी रूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट। वाई? बिकॉज ये रेलवेज हो गए, रोडवेज हो गए, ये सारे अब डेवलप्ड हुए, एयरवेज हो गए, ये सारे डेवलप जो हुए हैं वो आज की डेट तक हैं।
और डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन सी ही एक ऐसा रूट है जो बिफोर इंडिपेंडेंस या बिफोर कॉलोनाइजेशन ये तब से चला आ रहा है। मतलब आज से नहीं, ये 1500 सेंचुरी, जब हमारी 1500 ईयर्स होते थे, 1500 ईयर्स जब हुआ करते थे, तब से और उसके पहले से यहाँ पर ट्रेडिंग चलती थी। तो एक वाइब्रेंट सी रूट बना हुआ था जो प्री कॉलोनाइजेशन पीरियड से चला था। अब वो कौन कौन सा था? पहला तो था सूरत ऑन दी गुजरात कोस्ट, कनेक्टेड इंडिया टू दी गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। जो सूरत है आज की डेट में, जहाँ वो गुजरात में है, वो उस समय से किसको कनेक्ट करके रख रहा है? दी गल्फ एंड दी रेड सी पोर्ट्स। Masulipatam on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with Southeast Asian ports. तो ये कब की है? पहले से ये चीज़ें चली आ रही। आज की डेट में तो बहुत से ऐसे पोर्ट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड रहते हैं, हर सी रूट्स हैं, लेकिन ये ऐसे पोर्ट्स हैं, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, जो किसको कनेक्ट करके रखा था? पूरी गल्फ कंट्रीज एंड रेड सी को। मासुलीपट्टनम ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन दी बंगाल। ये ऐसे ट्रेड लिंक्स थे जो पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स को कनेक्ट करके रखते थे। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods and supplying to exporters. तो इस तरीके से जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज थी, जो ट्रेडिंग चलती थी फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो प्री कॉलोनाइजेशन पीरियड से चली आ रही है। By the 1750, this network controlled by Indian merchants was breaking down. 1750 तक आते आते ये जो पूरा पोर्ट्स का जो कनेक्शन था, वो था बिजनेस पर्पस था, वो पूरा का पूरा मर्चेंट्स के हाथ से जो करते थे वो धीरे से डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है, द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन्ड पावर। यूरोपियंस आए इंडिया में धीरे से, अब वो अपने पावर्स दिखाने लग गए थे। फर्स्ट सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। तो धीरे से इन्होंने अपने तरीके से काम करना अब चालू कर दिया था। मतलब यूरोपियन कंपनीज जब इंडिया में आने लग गई एंड वी हैव ओनली गिवन देम द चांसेस टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में ये हम देखते हुए आ रहे हैं। दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। तो धीरे से जहां ये आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी हमारे पोर्ट्स में से जो काम चल रहे थे, अब वो क्या होते हैं? धीरे से डिक्लाइन होने लग जाते हैं। जहां पे लोकल मर्चेंट्स थे वो सारा का सारा इसे ऑपरेट करके रखते थे। Export from these ports fell dramatically. The credit had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. तो जहाँ से डिक्लाइनेशन होना स्टार्ट होता है, तो धीरे से वॉट एवर थिंग्स वॉज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस वो भी डिक्लाइन होगी। जैसे कि पैसों की कमी आने लगेगी, शिप्स काम नहीं कर रहे हैं तो उनका मेंटेनेंस चाहिए, फिर वर्कर्स जो उस समय पे लगे होते थे उनका वेजेस कहाँ से लाएंगे। तो धीरे धीरे जहाँ पे उन्होंने बैंक से कर्जा लेके रखा था, दैट पर्टिकुलर पोर्ट्स या दैट पर्टिकुलर मर्चेंट्स वो बैंकरप्ट होने लग गए, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली स्टार्ट हो गई थी, मोनोपोली टू ट्रेड स्टार्ट हो गया था, लोकल कोर्ट्स लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से लोकल पीजेंट्स एंड जितने भी मर्चेंट्स थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। In the last years of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By the 1740, it had slumped only to rupees 3 million. जहाँ पे 17th सेंचुरी में उसका जो यू कैन से एक रेवेन्यू जनरेट होता था वो अराउंड 16 मिलियन उस टाइम पे होता था, वो धीरे से घट के मतलब कितने पे पहुंच गया था? स्लम्ड टू रुपीज 3 मिलियन। दिस वॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम जब यहाँ पर मोनोपोली टू ट्रेड स्टार्ट हो गई थी। While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew.
क्योंकि ऑलरेडी क्यों हुआ था ये सारी चीजें, जहां सूरत और हुगली क्या हुआ करते थे, प्री कॉलोनियल पोर्ट्स हुआ करते थे, तो ऑलरेडी उनके जो एस्टैब्लिशमेंट्स थे वो बिफोर दी यू कैन से कॉलोनाइजेशन था। तो जहाँ पे बिफोर द कॉलोनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी द पीपल हु वर डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस वर ऑलरेडी सेटल्ड देयर। तो यहाँ पर उनको तोड़ना यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत भारी हो गया था, इसलिए उन्होंने दीज ट्रेड पॉलिसीज लगाने के बाद उस पोर्ट से काम करना ही बंद कर दिया। जहाँ पर वो पोर्ट काम करना बंद करेगा तो उनको एक नए पोर्ट की ज़रूरत होगी। तो वैसे ही यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इन्होंने जो अपना पोर्ट्स था वो कहाँ बनाया, इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of the colonial power. ठीक है, जहाँ शिफ्टिंग स्टार्ट हुई, हुगली और सूरत डिकेड हुए और बॉम्बे एंड कोलकाता रीजन जो था वो बढ़ा, तो दिस वाज द अपराइजिंग ऑफ द colonial power in India. ठीक है, trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. मतलब अब ships भी उनकी, पोर्ट भी उनका, सारा काम भी उनका, मोनोपोली भी उनकी, सब चीज़ें उनकी, इंडियंस का कुछ नहीं। इंडियंस जहाँ वो एज द लीडर काम करते थे, आज अब वो क्या हो गए हैं, द फॉलोअर के तौर पे वो काम करने लग गए थे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन फॉर देयर सर्वाइवल। While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a new network shaped by the European trading companies. वही बात है कि जहाँ पर अब उनको for the survival कुछ ना कुछ तो करना था, तो अब ये वो पोर्ट उस तरीके से ऑपरेट करने लग गए। लेकिन विथ व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस, पूरा का पूरा यूरोपियन शिप ही जाएगा, यूरोपियन पोर्ट कहलाएगा, मोनोपोली भी उनकी चलेगी और लेबर फोर्स भी, सब कुछ भी, जितना भी पैसे से रिलेटेड थिंग है, दे आर गोइंग टू हैंडल इट। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वाज द सिचुएशन ऑफ व्हाट, द लोकल ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स। What happened to weavers? तो ये तो हो गई मर्चेंट्स की बात, लोकल ट्रेडर्स की बात, पूरे के पूरे पोर्ट्स फैसिलिटी की बात। वीवर्स का भी उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि जब जितने चेंजेस इंडिया में आ रहे हैं तो वीवर्स कहाँ छूटने वाले थे। अब वीवर्स की क्या सिचुएशन रही? बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक in the 1760s and 70s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for the export. क्यों? क्योंकि अकेला ब्रिटिशर ही नहीं थे जो इंडिया के साथ एक्सपोर्ट करते थे, और कौन कौन से थे? द फ्रेंच, द डच, द पोर्चुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स competed in the market to secure the woven cloth. ठीक है, तो यहाँ पर अकेले वीवर्स, अकेले यूरोपियन अकेले ब्रिटिशर्स ही नहीं थे, दी अदर पीपल वर ऑल्सो देयर हु वर दी मोर ट्रेडर्स, जो उनके साथ ही ट्रेडर्स का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? गेम खेला, गेम खेलने के साथ इंडिया को अपने अंडर लेना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। Once the East India Company established political power, it could assert a monopoly to right to trade. तो यहाँ पर जैसे ही राइट्स तो लगा दिए, लेकिन अभी इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, तो जैसे ही इन्होंने पॉलिटिकल पावर भी अपने अंडर ले ली, अब ये राइट्स टू ट्रेड की मोनोपोली इंडिया में लगा सकते थे, और इन्होंने लगाई। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control cost and ensure regular supply of cotton and silk goods. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? एक ऐसा सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लगा दिया जिसमें वो हर चीज को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहली चीज तो वो क्या कंट्रोल करेंगे? कंपटीशन को, दूसरी कॉस्ट को, तीसरी रेगुलर सप्लाईज इंश्योर करेंगे ऑफ गुड्स, ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। दिस दे डिड इट थ्रू अ फ्यू स्टेप्स। किस तरीके से उन्होंने स्टेप्स के थ्रू काम करना स्टार्ट किया? फर्स्ट, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड। पहली चीज उन्होंने क्या करी?
जितनी भी लोग थे, जितने भी ब्रोकर्स थे और ट्रेडर्स थे जो किसी क्लॉथ ट्रेड के साथ लगे हुए थे, पहली चीज तो उनको हटाया एंड एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। पहले जो बीच के काम होते थे वो सारे बीच के लोगों को उसने हटाया, अब सिर्फ वीवर रहेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड दी गोमास्ता। एक पेड सर्वेंट रखा जिसे गोमास्ता के नाम से जाना जाता था, टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ। तो इस तरीके से पहली स्टेप उसने चालू करी। पूरे के पूरे जितने भी ब्रोकर्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो बीच का काम करते थे बिटवीन द वीवर्स एंड द कंपनी, तो यहाँ पे पहले वो बीच वालों का रोल खत्म किया और उस बीच वाले का रोल खत्म करके उसने एक आदमी को रखा जिसे गोमास्ता नाम दिया गया। अब वो गोमास्ता क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वीवर्स और कंपनी के बीच का काम करेगा, सारी सप्लाईज कलेक्ट करेगा, एग्जामिन करेगा क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ की। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप डन बाय द ब्रिटिशर्स। सेकेंड स्टेप क्या थी, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। जहां वो वीवर्स को पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा तो वीवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बात मानेगा। Weavers is not allowed to talk to any other trader in related to terms of the trading. One way of doing this was through the system of advances. Advances के थ्रू इसको वीवर को कंट्रोल करना था। एडवांसेस दे दिए तो यहाँ पे वीवर जो है सिर्फ उनका ही काम करेगा, वो किसी और का काम नहीं करेगा। Once the order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. Just imagine, प्रोडक्शन किसका, हमारा, मतलब वीवर्स का, और यहाँ पे लोन कौन दे रहा है, ब्रिटिशर्स दे रहे हैं हमारे ही सामान में हमको लोन। गॉट इट, हमारे ही सामान में हमको लोन दे रहे हैं। कैसे उल्लू बना रहे हैं, हमारे सामान में हमको लोन दे रहे हैं और लोन देने के बाद हम उनको वो काम करके दे रहे हैं। ठीक है, those who took loans had to hand over the cloth they produced to the गोमास्ता। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन उन्होंने किया है वो पूरा का पूरा मटेरियल वो किसको दे देंगे, गोमास्ता को वो सप्लाई दे देंगे। They could not take it to any other trader, क्योंकि यहाँ पर उसने एडवांस लेके रखा है, वो अपना जितना भी काम है वो पूरा का पूरा गोमास्ता को दे देगा, गोमास्ता आके फॉरवर्ड करेगा, लेकिन वीवर इज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी अदर ट्रेडर अभी। ठीक है, सो दिस वॉज द वीवर एट वर्क इन दी गुजरात। अब गुजरात में इस तरीके से जो वीवर्स थे वो काम करते थे। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या हुए। पहला इफेक्ट, मेनी वीवर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विच हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलॉन्ग विथ वीविंग। ध्यान है, मर्चेंट्स के साथ मिलके ये काम करते थे, अपने स्मॉल प्लॉट्स में भी काम कर रहे हैं, प्लस मर्चेंट्स के साथ मिलके भी अपनी अर्निंग कर लेते थे। तो यहाँ पे जो वो उनके पास थे वो तो थे, बट नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग। पहले जहां मर्चेंट्स के साथ काम करके वीवर्स अपना भी काम कर लेते थे तो अपनी उनकी अर्निंग सही तरीके से चल जाती थी ऑन अ बैलेंस्ड वे। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम हियर, दैट स्मॉल प्लॉट उनको वो लीज पे दे देंगे, किसको, ब्रिटिशर्स को, और पूरा का पूरा जो यू कैन से कंसंट्रेशन है विल बी अलाउड ऑन, दे विल बी डिवोटिंग देयर फुल टाइम टू दी वीविंग। पहले इफेक्ट्स तो ये हुए। दूसरा क्या हुआ, इन मैनी वीविंग विलेजेस देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन अ वीवर एंड अ गोमास्ता। The Gomastas acted arrogant, marched into villages with sepoys and peons and punished weavers for delay in supply, often beating and flogging them. गोमास्ता इस तरीके से हरकत करता था, क्लैशेस होते थे वीवर्स के और गोमास्तास के। गोमास्तास के पास अथॉरिटी थी तो वो मारते भी थे उन लोगों को, उनको पीटते भी थे, उनको घसीट के लेके भी चले जाते थे, और जिसका रिजल्ट वॉज नॉट एट ऑल गुड। The weaver lost the space to bargain for prices and sell to different buyers, and the loans they had accepted tied them to the company. क्योंकि ये एक अपने ही जाल में फंस चुके थे, तो यहाँ पर they were not allowed to deal with other traders also, जैसे कि वो शुरू से करते थे। अलोन काम करते थे तो प्रॉफिट भी जनरेट होता था। अब यहाँ पर
because Britishers has involved themselves into this kind of activities, so here they were क्या हो सकता था, एक बंधे हुए वो हो गए थे. In many places in Carnatic and Bengal, weavers deserted villages, migrated also, setting up looms in other villages where they had some family relation. तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्नेटिक रीजन जो बंगाल का अदर रीजन होता था, वहाँ पे कुछ लोग तो भागे तो ऐसे लोगों के साथ काम करने लगे जो उन्हीं के रिलेशंस में थे, और वहाँ पर ही वो सेट होने लगे क्योंकि they were not able to breathe also according to their own. Elsewhere, where weavers along with the village traders revolted, began refusing loans, closing down their workshops and taking to agriculture labor. तो यहाँ पर कुछ वीवर्स ने क्या किया, अपने ही विलेज ट्रेडर्स के साथ रिवॉल्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर दे वर नॉट अलाउड टू एंटरटेन देमसेल्व्स, दे वर ओनली अलाउड टू डू द वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स, एंड जो गोमास्तास के साथ उनके क्लैशेस होते थे वो भी उनको पसंद नहीं थे. तो यहाँ पे क्या हुआ, वो रिफ्यूज, उन्होंने लोन्स को लेने के लिए रिफ्यूज करने लग गए, उन्होंने अपनी जो हैंडलूम्स थी उनको, वर्कशॉप से उनको बंद कर दिया, एंड वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, सारे के सारे वीवर्स कहाँ शिफ्ट होने लग गए, टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल फार्म्स. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द वीवर्स इन द इंडस्ट्री. ठीक है. नाउ मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब कॉटन जो था, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस समय पे एसेंशियल सोर्स हो रहा था, तो जो कॉटन था वो कहाँ पे डेवलप हो रहा था, इट वाज गेटिंग डेवलप्ड इन इंग्लैंड. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा पूरा जो मार्केट कैप्चर करके बैठा था कॉटन का, वो कौन था, इंग्लैंड. तो यहाँ पे जैसे कि कॉटन वहाँ डेवलप हो रहा है, तो पूरा का पूरा इंडियन मार्केट मैनचेस्टर गुड्स से भर चुका था. जब ये यहाँ से भर चुका था तो लोकल जो जितने भी ट्रेडर्स थे जो कॉटन्स बनाते थे, या पूरा मार्केट जिनसे चलता था, वहाँ पर इंपोर्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए, सॉरी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए. जैसे ही एक्सपोर्ट इंडिया का कम होने लगा, तो जितने भी लोकल ट्रेडर्स थे, मार्केटर्स थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उन सब का बिजनेस एक तरीके से क्या हो गया, श्रैंक हो गया. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ऑलरेडी कैप्चर किसने करके रखा था, फुल ब्रिटेन ने जब कैप्चर करा था. तो जब वो कैप्चर करके रख रहा था, तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, द सिचुएशन वॉज नॉट एट ऑल अंडर कंट्रोल. Why? Because at that time जब ब्रिटेन अपने तरीके से काम करेगा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट जनरेशन भी वो कहाँ से करेगा, अपने लिए करेगा. अगर उसको ये लगता कि इंडियंस के लिए भी कुछ है, तो वो ये सारी सिचुएशन होने नहीं देता. बट he was at that time only concerned with what the concerned was having for their own country. तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं इंग्लैंड की कंट्री डेवलप हो रही थी इन टर्म्स ऑफ कॉटन ओनली, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगैन वरिंग about import from other countries. They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles. क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, हर दूसरी कंट्री इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, तो यहाँ जहाँ से कॉटन ही कॉटन हो रहा है, वो अपने मर्जी से सारे काम कर रहे थे. तो यहाँ पे एक स्टैंड मिलेगा इन लोगों को, एक स्टैंड बाय पे खड़े हो जाएंगे कि हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी है. एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट्स एज वेल. ठीक है. कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम. पहली कौन सी थी कि जो उनका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स हो चुका था, पूरा का पूरा गिर चुका था. क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर ऑलरेडी ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फैल रहा था. दूसरी, जितने भी लोकल मार्केट्स के लोग थे, जितने लोकल मार्केट्स थे, वो सारे के सारे श्रैंक हो गए, सिकुड़ के रह गए. कुछ ही बचे होंगे, 2-4 जो उस समय पे रह गए थे. ठीक है. सो दिस वाज द हैपनिंग इन द इंडिया. The imported goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. अब जो import goods हैं वो इतने कम पैसों में थे, इतने लो क्वालिटी में थे, लो प्राइजेस में थे कि जो हमारे यहाँ की प्रोडक्ट होता था वो उस पर्टिकुलर मार्केट से compete ही नहीं कर पा रहा था. सी,
क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमको अच्छी चीज़ सस्ते दाम में मिल रही है तो कोई भी महंगी चीज़ पे क्यों जाएगा? जब भी किसी भी टेलीफोन्स हो गए या गाड़ी हो गई, किसी चीज़ में सेलफोन्स हो गए, जब सेल लगती है तो हमें पता है दैट पर्टिकुलर अमाउंट कितने का है, जो पर्टिकुलर फ़ोन की ही बात है वो कितने की है। लेकिन जब वो फ़ोन हमें ऑल ऑफ अ सडन एकदम इतने लो प्राइस में मिले जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था, तो फट से हम उसे लेने के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन वाज फेसिंग बाय होम द अदर पीपल ऑफ द कंट्री। तो जो लोग इंडिया में प्रोड्यूस करते थे, चीज़ें प्रोडक्शन कर रहे थे, उनके लिए बहुत यहाँ पर क्या हो रही थी, दैट वाज द टफेस्ट सिचुएशन फॉर देयर सर्वाइवल। By 1860 वीवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम। अब 1860 तक आते आते वीवर्स के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम फेस करी। They could not got sufficient supply of raw cotton of good quality। जहाँ पहले तो उनका प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन के बाद उनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स थे, फॉर एग्जांपल दी रॉ कॉटन, जिससे कि गुड क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट वो बना सकते थे, वो उनको मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। The imported goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. As raw cotton exports from India to Britain increased, the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. पहली चीज़ क्या हुई, जितने भी इंपोर्ट गुड्स थे उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया इंडिया का। तो जितने भी लोकल ट्रेडर्स, मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनके लिए क्या हो गया, यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई। डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ जब उनके प्रोडक्शन पे बात आई, तो प्रोडक्शन के लिए उनको जो अच्छा रॉ कॉटन मिलता था, जिसको वो एक्चुअली में यूज़ करके एक्सपोर्टिंग के लिए काम करते थे या फॉर देयर लाइवलीहुड काम करते थे, वो आना बंद हो गया। जब वो आना बंद हो गया तो उनके पास अब कोई सिचुएशन नहीं थी, दे हैव टू लिव फॉर देयर सर्वाइवल, दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर सर्वाइवल। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, अब यहाँ पर उनको जो भी प्राइस में, चाहे वो कितना भी प्राइस हो उस पर्टिकुलर टाइम का, उस प्राइस में जो भी मटेरियल उनको मिलता था वो उनको फोर्सफुली लेना पड़ता था, और लो से भी लो रेट में दे यूज टू गेट द कॉटन। मतलब आप सोचो जो इंडियन मार्केट है उसका कितना बुरा हाल हुआगा, जहाँ वो एक टाइम पे कैप्चराइजेशन की अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा था कॉटन से, वहां पे धीरे से डिक्लाइन पे आ गया। बाय द एंड ऑफ द 19th century, वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल faced yet another problem। कौन सा? फैक्ट्रीज इन इंडिया began production, flooding the market with machine goods। मशीन्स जैसे जैसे फ्लरिश होती गई मार्केट में, तो यहाँ पर 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते पूरा का पूरा जो हैंडमेड मटेरियल था, जो हैंड से बन के चीज़ें जाती थी, जहाँ वीवर्स खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें बुनते थे और फिर एक्सपोर्ट अप के लिए भेजते थे, वहाँ पे अब उनका रोल कौन निभा रहा था? ऑल दी मशीन गुड्स, जो मशीन से बने हुए कपड़े थे, ठीक है। नाउ अब इसी तरीके से जो फैक्ट्रीज हैं वो आगे आई। किस तरीके से? अब यहाँ पर जब मैनचेस्टर ने पूरा का पूरा होल्ड बना लिया था इंडिया में, तो इस तरीके से फैक्ट्रीज आगे आई। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 एंड वेंट इनटू प्रोडक्शन आफ्टर द 2 years। तो पहला जो कॉटन मिल है वो बॉम्बे में आ चुका था, लेकिन उसका जो प्रॉपर प्रोडक्शन था वो कमिंग 2 years में चालू हुआ। By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2150 looms। ठीक है, तो इतने स्पिंडल्स, जो मशीन्स हमने देखी थी प्रीवियसली, उस स्पिंडल्स के साथ 2150 लूम्स के साथ यहाँ पे काम होना चालू हुआ। Around the same time, jute mills came up in Bengal, the first being set up in 1855 and another one 7 years later in 1862। पहली कॉटन मिल कब आई? 1854 में। पहली जूट मिल कब आई? 1855 में, लेकिन एक्चुअली में जो दूसरी आई वो उसके ठीक 7 साल बाद आई। In North India, the Eglin mill was started in Kanpur in the 1860 and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ? एल्गिन मिल वो स्टार्टेड, कानपुर में स्टार्ट हुई, और उसके 1 साल बाद द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन अहमदाबाद। तो पहले अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉटन मिल अहमदाबाद में या बॉम्बे में सेट हुई थी, तो फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854 एंड
ईयर लेटर फिर उसके बाद अहमदाबाद में उसको सेट किया गया, ठीक है। 1874 तक आते आते द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगैन देयर प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे पहली स्पिनिंग और वीविंग का जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ दैट वाज द ईयर ऑफ 1874। नाउ हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, अब यहाँ पर से शुरुआत होती है एंटरप्रेन्योर्स की, मतलब जो लोग अपना बिजनेस अब सेट करते हैं, फैक्ट्री सेट हो गई हैं, अब यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जो आगे आए, जो आज की डेट में भी रिमेंबर्ड हैं बिकॉज दे वर द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द अर्ली इंडिया, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड जहां उसने अपने आप को एक आइसोलेशन पॉइंट में रख लिया था, किसने, चाइना ने। अब यहाँ पर उस समय पे जब चाइना आइसोलेट हो गया तो आइसोलेशन के बाद चाइना ने क्या किया, अपने ही कंट्री में फुल डेवलपमेंट कर दिया। एवरी सिंगल थिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना, तो उसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से फर्क ही नहीं पड़ता था। कुछ चीज़ें होती थी जो डिपेंडेंसी रहती थी, बट 80% मोर देन 80% ऑफ दी थिंग्स वर यूज टू बी गेट इनसाइड बाय दी चाइना ओनली। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के ही हों, चाइना उसके हों, ब्रिटेन के हों, इंग्लैंड के हों, या चाइना ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जो आज भी चीज़ें चल रही हैं, वी कैन सी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो चाइना से इम्पोर्ट होके यहाँ पर आती हैं, ठीक है। फ्रॉम द लेट 18th century, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England। समझना ध्यान से, लेट 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के आखिरी तक आ गए तो ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए इंडिया में, ओपियम उगाने लग गए, ठीक है। इतना ओपियम उगाने लग गए कि वो ओपियम चाइना लेके जाते थे, इन रिटर्न वहां से वो क्या लेकर आते थे, चाइना की टी लेके आते थे जो वो इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इंडिया में, बिजनेस कौन जनरेट कर रहा है, इंडिया, लेकिन यहाँ पर हु इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज बिजनेस, दी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड क्या करता था, ओपियम इंडिया में उगा रहा है, ओपियम इंडिया के लोगों से उगवा रहा है, उन्हीं की लैंड्स पे उनको रेंट देके वो काम करवा रहा है, उनसे भी पैसे ले रहा है, चाइना के साथ भी एक बिजनेस डील कर रहा है। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोक्योरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट्स। तो ऐसे ही काम करते करते बहुत से ऐसे इंडियंस जो थे वो ऐसे प्लेयर साबित हुए जिन्होंने हर टेक्निक को समझा और जानने के बाद अपने काम किए। Having earned through trade, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprises in India। यही सब करते देखते यहाँ पर ऐसे बहुत से बिजनेसमैन थे जिनका एक विजन था that they are going to develop industrial centers in India या industrial enterprises in India। Now who were they? पहली चीज तो द्वारकानाथ टैगोर who was from Bengal, दिनशा पेटीट एंड जमशेदनी नुसरवानजी टाटा जो बॉम्बे से थे, सेठ हुकुमचंद एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट G.D. बिरला, ऑल मेड देयर फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे जूनियर प्लेयर्स कौन कौन आए थे, दीज वर सम ऑफ द पीपल हु हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन क्रिएटिंग द इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड गिविंग इट अ गुड शेप, जो आज की डेट में भी वो चीजें चल रही हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई थी, विथ दी चाइना। Capital was accumulated through other trade networks. Some merchants from Madras traded with Burma while others had links with the Middle East and East Africa। तो जितने भी ट्रेडर्स थे जो आगे आए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो आगे आए, जिन्होंने एक्चुअली में कुछ करना था फॉर इंडिया सो दैट इंडिया कैन ऑल्सो बी ऑन दैट लेन जहाँ पे ऑल अदर कंट्रीज वर एक्चुअली प्लेइंग देयर इंपॉर्टेंट रोल। तो जहाँ इंडिया वॉज लैकिंग बिहाइंड, दीज वर द पीपल्स हु हैव गिवन द शेप, हु हैज गिवन द अदर डिफरेंट शेप टू द इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कुछ लोग क्या करते थे, कैपिटल्स इकट्ठा कर लेते थे उनके नेटवर्क्स के थ्रू, क्योंकि कैपिटल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उस टाइम पे इंडिया में होने के बाद भी इंडियंस वर नॉट हैविंग।
तो हेयर इनके कुछ भी कॉन्टैक्ट्स होते थे, उन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू दे यूज टू मैनेज द कैपिटल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। जितने भी लोग एज पॉसिबल वे में कर सकते थे अपनी ट्रेडिंग बढ़ा सकते थे, एंटरप्राइजेस बढ़ा सकते थे, उन्होंने अपने लेवल तक हर यू कैन से हर कोशिश करी। There were yet another commercial groups which operated within India. ठीक है, carrying goods from one place to another, banking, money, transferring funds between cities and financing traders. तो ऐसे और भी कमर्शियल ग्रुप्स भी इंडिया में बन चुके थे जो इंडिया से ही ऑपरेट करते थे प्लस अदर कंट्रीज को भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते थे। मतलब इंडिया में भी काम करेंगे प्लस अदर कंट्रीज जिनको फंड्स की ज़रूरत है, जो एक्चुअली में कैपिटल चाहते हैं अपने एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए, उनकी भी हेल्प करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बैंकिंग मनी देने में, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो उस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ मनी दे कैन प्रोवाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपनड अप, मेनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्रीज। जैसे ही अपॉर्चुनिटीज सेट होने लग गई, अपॉर्चुनिटीज देने लग गई कि हाँ इंडिया में भी फैक्ट्रीज सेट होंगी, तो जो लोग अपने हिसाब से फैक्ट्रीज को सेट कर पाए उन्होंने वो चीज़ करी एंड धीरे धीरे फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में चालू हुआ। As colonial control over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. जैसे जैसे colonial power Indian trade पे पूरा कब्जा जमा रहा था, वैसे ही वैसे इंडियन मर्चेंट्स जो चाहते थे कि अपने किस तरीके से एंटरप्राइज को बढ़ाएं, तो उनकी जो लिमिटेशंस थी वो बहुत ज़्यादा कर दी गई कि दे विल नॉट बी अलाउड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग और दैट, जैसे कि वो ट्रेडर्स और मर्चेंट के साथ इन लोगों ने किया था। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स and had to export mostly raw materials and food grains. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की क्या चाल थी कि भाई तुम ट्रेडिंग तो करोगे लेकिन तुम ट्रेडिंग यूरोप के साथ सिर्फ किस में करोगे? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स या गुड्स में, ठीक है, या फूड ग्रेन्स में। तुम कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यूरोप के साथ नहीं करोगे, सिर्फ तुम्हारा फोकस किस पे रहेगा? मटेरियल्स एंड ऑल्सो इन दी फूड ग्रेन्स। ठीक है, till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industries. जब फर्स्ट वार की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम तक क्या होता था? पूरा का पूरा जो कंट्रोल था यूरोपियन मार्केट, सॉरी इंडियन मार्केट पे ब्रिटिशर्स का, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइट करके रख दिया था। बिकॉज ऑलमोस्ट दे हैव कॉन्कर्ड ऑल द इंडिया को कॉन्कर करके ही रखा था, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कॉन्कर किया था। तो जहाँ कॉन्कर करके रखा था तो हर एक पार्ट्स ऑफ दी सेक्टर्स, चाहे वो कहीं का भी हो, उनको भी कंट्रोल करेगा, चाहे वो बड़े मर्चेंट्स हों, लीडर्स हों, whosoever it may be. These agencies mobilized capital, set up joint stock companies and managed them. मतलब इन एजेंसीज ने क्या किया था? हमारी ही कंट्री में हमारे ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज को सेट करते हैं एंड उन चीज़ों को मैनेज करना वो स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? किस तरीके से कि one person is going to control and rest of them will be the followers who will be following each and every step, accordingly ही काम किया जाएगा। Related to trade, related to goods or services, raw materials, it can be anything. For in most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and business decisions. The European merchant industrialists had their own chambers of commerce which Indian businessmen were not allowed to join. मतलब यूरोपियन मर्चेंट्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पहली चीज़ हर तरीके का इन्वेस्टमेंट करते थे, जो भी और बिजनेस का पूरे डिसीजंस वही लेते थे। मतलब जितने भी एंटरप्राइजेस सेट किए जाएंगे उसमें जो भी एंटरप्राइजेस सेट करना चाहता है उसका सिर्फ ये रोल रहेगा कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ का एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, rest all the investment and all the decisions will be done by the European managing agencies. They had their own chambers of commerce where Indian businessmen were not allowed to sit also. मतलब इतनी ज़्यादा स्थिति थी, चीज़ें होने के बाद भी Indians were not having any single thing जिसको वो बोल सकते थे कि that thing, particular thing belongs to us. Where did the workers come from? अब फैक्ट्री सेट होने लग गई, फैक्ट्री सेट होने लग गई तो अब यहाँ पे वर्कर्स कहाँ से आएंगे? With the expansion of factories, this demand increased. In 1901, there were 5,84,000 workers in Indian factories.
1901 तक इंडिया में कितने फैक्ट्री वर्कर्स थे? 5,84,000। जो 1946 तक आते आते द नंबर वॉज 24,36,000। जस्ट इमेजिन, डबल ट्रिपल जो हो गए थे फैक्ट्री वर्कर्स के नंबर्स। Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. Over 50% workers in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring districts of Ratnagiri. जब बॉम्बे में मिल स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वर्कर्स की नीड थी, तो वहाँ पर क्या होता था, जितने भी मर्चेंट्स और पीजेंट्स थे, जितने भी आर्टिस्ट और पीजेंट्स थे, उनका तो काम पूरी तरीके से ठप हो गया था। जब वो काम ठप हो गया तो फॉर देयर लाइवलीहुड दे वांट समथिंग कि उनको पैसे आते रहें जिससे कि वो अपनी फैमिली को रन कर सके। सो हेयर व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, सबने अपना जो रुख था, अपना जो रास्ता था वो कहाँ बदल लिया? टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज, जहाँ पर ये मिल्स सेट की गई थी। जब वो मिल सेट की गई तो वर्कर्स कहाँ से आए? जैसे महाराष्ट्र में जब बॉम्बे में मिल सेट की गई तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट, मेनली रत्नागिरी से जितने भी पॉसिबल वर्कर्स आ सकते थे वो सारे के सारे उस मिल में एंटर करने आए। While the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages within the district of Kanpur. तो कानपुर मिल में क्या हुआ? जितने भी लोग आसपास के थे वो उस डिस्ट्रिक्ट कानपुर में ही आते गए। तो इस तरीके से अब जो वर्कर्स हैं वो कैसे फैलने लग गए, मतलब हर किसी को काम चाहिए था, अपना अपना जो भी वो एंशिएंट टाइम से काम करते आ रहे हैं उनको वो फोर्सफुली छोड़ना पड़ा, बिकॉज दे हैड नो अदर ऑप्शन। एंड अब वो क्या हो गए थे, चाहे वो छोटे मिनी प्लॉट्स के होल्डर्स ही क्यों ना हो, अब उनके पास उनका खुद का कुछ नहीं रह गया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, दे वर नोन टू बी एज दी वर्कर्स ओनली। सो हेयर अब लेकिन एक चीज थी, लोग ज्यादा थे तो जो जॉब मिलना था वो भी कोई आसान काम नहीं था। अब यहाँ पे जॉब ही भी उनको मिलेगी, गेटिंग जॉब was always difficult even when mills multiplied and the demand of workers increased। भले ही मिल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो गई हों, कितनी ही मिल्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो रही थी, मेनली दी बॉम्बे एंड दी कानपुर जो साइड में था वहाँ पर, लेकिन अभी भी यहाँ पे मिल्स में काम मिलना भी अभी भी ईजी नहीं था। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, इट वॉज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन। The numbers seeking work were always more than the jobs available। जितने भी लोग थे वो ज़्यादा थे as compared to the jobs which were being provided। ठीक है, पहली सिचुएशन तो ये हो गई। Entry into the mills was also restricted। Industrialists usually employed a jobber who was known to be as the jobber, जिसके पास एक अथॉरिटी दी गई थी, एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक अथॉरिटी दी गई थी टू रिक्रूट द पर्सन। अब ये जॉबर क्या करता था, नए नए रिक्रूट्स को लेकर आता था इंडस्ट्री में। वेरी ऑफन द जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। जो मिल में सबसे पुराना और ट्रस्टेड वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट का रहा होगा उसको एज अ जॉबर वो रख देते थे, और उस जॉबर का काम क्या रहता था कि लोगों को रिक्रूट करेगा। ठीक है, he got people from his village, ensured them jobs, helped them settle in the city and provided them money in times of the crisis। A jobber therefore became a person who with some authority and power। तो एक टाइम पे जहाँ पे वो एक वेरी ट्रस्टेड एंड ओल्ड पर्सन हुआ करता था किसी भी इंडस्ट्री का, धीरे से वो क्या हो गया, became with some authority and power। He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of the worker। तो यहाँ पे जहाँ पे उसका काम सिर्फ रिक्रूटमेंट का था, धीरे से जब उसकी पोजीशन उसको लगने लगी कि हाँ भाई मेरी पोजीशन तो काम की है, तो अब इस पोजीशन के थ्रू जितने भी वर्कर्स से वो जो भी ले सकता था पॉसिबली एट दैट टाइम वो डिमांड करता था। एंड इवन ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स बिकॉज ही हैड गॉट द अथॉरिटी एट दैट टाइम। ठीक है, so this was the role of the jobber। The peculiarities of industrial growth, क्या क्या peculiarities आए industrial growth में? European managing agencies which dominated industrial production in India were interested in certain kinds of products। पूरे के पूरे products में नहीं,
कुछ छोटे मोटे जो भी प्रोडक्ट्स थे जो उनको लगता था कि दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री, वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स पे इंटरेस्ट दिखाते थे। हु? ऑल द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। दे एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशन। एक चीज अच्छी कर गए कि टी और कॉफी के प्लांटेशंस इंडिया में उन्होंने बनाने चालू कर दिए, बिकॉज दे वर मोर इंटरेस्टेड इन टी एंड कॉफी। उनका जो इंटेक होता था वो सबसे ज्यादा टी और कॉफी से ही होता था। दे वर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन दिस टी एंड कॉफी। तो ये बार बार क्या करते थे, वहां से अपनी कंट्री से यहाँ लेके आते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनका सेटअप पूरा कहाँ हो गया था, इंडिया में। अब बार बार वहां से यहाँ ले जाना उनको बहुत भारी पड़ता था, ड्यूटीज लगती थी, सब चीजें कर होती थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, टी और कॉफी के प्लांटेशंस उगाने चालू कर दिए। ठीक है, acquiring land at the cheap rates from the colonial government and they invested in mining indigo and jute। तो अब यहाँ पे क्या किया, टी और प्लांटेशन के साथ साथ उन्होंने धीरे से माइनिंग, इंडिगो और जूट के प्रोडक्शन में भी अपना हाथ दिखाना चालू कर दिया। जहां पे उनको लगता था, वो क्यों सर्टेन गुड्स में यूज करते थे, क्योंकि इस गुड्स को यहाँ पर लगाकर वो वहां बेचते थे तो वो डबल प्रॉफिट कमाते थे। Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India। मतलब ये भी जो चीज़ें बना रहे थे वो इंडिया में सेल के लिए नहीं थी, वो बाहर सेल के लिए थी। यहाँ पे वो उनका क्यों इतना डिमांड था, क्यों चीज़ें उन्होंने सोची, बिकॉज हेयर लेबर्स मिल सकते थे, उनको लेबर्स मिलते थे, बिकॉज वो उन लोगों का फायदा उठाते थे, तो फोर्सफुली उनसे जो काम करा सकते थे वो कराते थे। तो दैट्स वाई ऑल ओवर द थिंग्स वॉट एवर दे वर प्लानिंग टू डेवलप हेयर वो not meant merely for the sale in India, it was totally wholly dependent on the outside of the world कि वहाँ पर उसकी नीड किस तरीके की है तो हम वो चीज़ इंडिया में बनाएंगे। ठीक है, तो ये this was the peculiarities first। Next, when Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market। तो यहाँ पर उन्होंने ये तो सोच लिया इंडियन बिजनेसमैन ने कि हम किसी चीज़ से compete नहीं करेंगे, हम हमारा ओन प्रोडक्शन चलाएंगे और बनाएंगे। By the first decade of the 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization। क्यों? फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को उसने बदलना चालू किया। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। पहली चीज तो जितने भी इंडस्ट्रियलाइज थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा ग्रुप बनाना चालू कर दिया और उसमें जितने भी उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट होंगे, प्रेशर आए, और कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ साथ वो पहले तो इंटरेस्ट पूरे कलेक्ट कर लेंगे, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। जब उनको लगेगा कि सारों का इंटरेस्ट एक ही है कि टू मेंटेन द इंडस्ट्रीज ऑन आवर ओन वे, तो अब ये गवर्नमेंट को प्रेशर करने लग गए, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन। और ये कौन डिमांड कर रहा था? ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, टू हुम? To the government। Till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation। वार तक आते आते इंडिया में जो सिचुएशन थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो बहुत धीरे से थी। जहां पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को सेट करने में लगे थे, एक तरफ रेलवेज का काम चालू हो गया था, और ये कहाँ था? यूरोपियन कंट्रीज में। तो जस्ट इमेजिन आज भी हम कितने पीछे होंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो वैसे ही चेंजेस कैसे आया जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में जहाँ पर चेंजेस धीरे से आ रहे थे वो एकदम से एक क्या ले लेते, एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं। कैसे? ब्रिटिश मिल जितने भी थे ब्रिटिश लोग, वो कहाँ बिजी हो गए? इन दी वार में। ब्रिटिश मिल बिजी विथ वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। तो यहाँ से पहली चीज तो उनका जितना भी प्रोडक्शन वो अपनी कंट्री में कर सकते हैं, पहला फोकस उनका वहाँ पे रहेगा। तो उनका जो फोकस है इंडियन ट्रेड से शिफ्ट होके कहाँ पहुँच जाता है?
टूवर्ड्स देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पर जो कंट्री जिसमें ये पूरी की पूरी कॉन्कर करके रखे थे, अब उस कंट्री के पास क्या मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो इंडिया के लिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार होना वॉज दी मतलब यू कैन से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जिससे कि उनका जो ध्यान है वो शिफ्ट होके हमारी कंट्री से हटकर अपनी कंट्री में चला गया। तो अब इंडियंस के पास एक अपॉर्चुनिटी आई। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट। तो धीरे से जितना भी प्रोडक्शन, जितने भी ग्रुप्स के साथ मिलके वो जितना प्रोडक्शन रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, और वो करा उन्होंने, और वो धीरे से आगे बढ़ने लग गए। As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply the war needs. अब वहाँ पर जब वार की चीज़ें खत्म हो गई तो ब्रिटेन वापस इंडिया की तरफ आया। तो इंडिया में उन्होंने देखा कि माइनिंग हम करते ही हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वार से जितने भी आर्म्स, एम्यूनेशंस, केमिकल्स, जितने भी बॉम्ब्स वगैरह उनको बनाने थे, वो सारा का सारा वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए। इसका भी फायदा इंडिया को हुआ कि अब धीरे से माइनिंग इंडस्ट्री सेट होने लग गई। अब जो वो फोकस ब्रिटेन के लोगों का यहाँ आ गया, तो डेवलपमेंट यहाँ पे भी हुआ थ्रू वार ओनली, बट डेवलपमेंट हैपेंड। New factories were set up and old ones ran multiple ships। मतलब न्यू फैक्ट्रीज जो थी वो तो बनाई गई, और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी उनकी मल्टीपल शिफ्टिंग के साथ काम होने चालू हो गए। तो धीरे से यहाँ पे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप होने लगेगी। वर्कर्स जो अनएम्प्लॉयड थे उनको काम मिल गया, क्योंकि डबल शिफ्ट्स में काम कर रहा है। एक शिफ्ट में एक वर्कर काम करेगा तो दूसरी शिफ्ट में दूसरा वर्कर काम करेगा। तो यहाँ पे एक काम के लिए कितने लोग हैं, डबल द पीपल। जहाँ डबल द पीपल तो वेजेस भी डबल हो जाएंगे उनके, कि भाई एक काम तुम एक काम हम। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी क्या हुई, खत्म हो गई। Many new workers were employed and everyone was made to work for longer hours. Over the war year industrial production boomed। जितने भी वार के साल चले, मीन्स 1914 to 1918 तक, और उसके बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक बार सेट हो गया था इंडिया में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो धीरे से इंडिया की निकल पड़ी, और इंडिया एक प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर जाने लगा। After the war, within the colonies, local industries gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the whole Indian market। जहाँ पर मैनचेस्टर पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठा था, उसको एक साइड कर दिया, और इंडियन मार्केट जितना भी फ्लरिश कर सकता था विद दीज प्रोडक्ट्स, यहाँ पर वो फ्लरिश करता गया। अब वो रुका नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो किस तरीके से आगे आई। While factories industries grow steadily after the war, large industries formed only a small segment। जहाँ पर फैक्ट्रीज तो डेवलप हो रही थी, ठीक है, हर उस पे, लेकिन अभी भी जो फैक्ट्रीज थी वो स्मॉल स्केल में ही डेवलप हो रही थी। फैक्ट्रीज का जो नंबर्स था वो तो बढ़ रहा था, लेकिन जो उसका शेप एंड साइज रहता था वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसा ही रहता था। मोस्ट ऑफ देम, अबाउट 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। तो मतलब मोर देन 50% या 67% तक की बात हो रही है। जितनी भी फैक्ट्रीज और मिल्स सेट की गई, या तो वो बॉम्बे होती थी या बंगाल, मतलब उसी रीजन में ये रहती थी। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट। मतलब 67% तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही थे। यहाँ पर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी अभी भी वो डोमिनेट कर रही थी। Only a small portion of the total industrial labor force worked in registered factories, and 5% in 9/11 and 10% in 1931। मतलब जो कंपनी रजिस्टर्ड होती थी उसमें हार्डली 5 to 10% ऑफ दी वर्कफोर्स रहती थी। रेस्ट जितने भी लोग थे अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करना पसंद करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपैंडेड। अभी भी जो लोग थे वो हैंडीक्राफ्ट्स में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। भले ही मिल सेट हुई, फैक्ट्रीज बनी, किसी भी रीजन में बनी, लेकिन अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज ऑन दी डोमिनेंस वन। 20th century, while cheap machine made thread
वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपांडेड। जैसे ही लोगों को लगने लगा कि ये जो धागे बन रहे हैं, जो ये आ रहे हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं, तो उन जो कंपनीज थी जो बाहर से जैसे मैनचेस्टर वगैरह आई थी, उनको एक साइड रखा, वापस से हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो थी, जो हाथ से सारी चीज़ें करती थी एंड मोर ओवर सारी चीज़ें बाय हैंड होके भी फुल फर्निशिंग के साथ देते थे, वो फिर से एक्सपैंड होने लगी। ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवीन 1900 टू 1940, मतलब हैंडलूम इंडस्ट्रीज भी हर तरीके से डोमिनेट कर रही थी। Handicrafts people adopted new technology as they helped them improving production without excessively pushing up the cost. हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ ने ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज अपनाई जिसमें कि उनको कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो बना के दे पाते थे, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट था वो भी कम होता था, तो रेवेन्यू भी अच्छा वो जनरेट कर पाते थे। By the second decade of the 20th century, weavers were using looms with fly shuttle, which increased productivity per worker, speeded up production and reduced the labor demand. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू जैसे फ्लाई शटल यूज होने लग गए, तो यहाँ पे क्या होने लग गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लग गई, पर वर्कर के हिसाब से स्पीड भी बढ़ी, तो लेबर फोर्स भी जो जहाँ पर एक्सेसिव नहीं होती थी वो लिमिटेड लेबर फोर्स में भी यहाँ पे काम हो जाते थे। The coarser cloth was bought by the poor and its demand fluctuated violently. तो जो कम उसका होता था वो पुअर्स के थ्रू ही लिया जा सकता था, क्योंकि क्या होता था, जैसे खादी हो गई, जब उस टाइम पे खादी बनना स्टार्ट हुई थी तो खादी सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पाते थे, या तो वो अपर मिडिल क्लास पीपल होंगे, द एरिस्टोक्रेट्स होंगे और द एलाइट्स होंगे, या तो कोई बड़े लोग होंगे, लेकिन हर कोई खादी नहीं यूज कर पाता था। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द खादी। तो यहाँ पे क्या होता था, जो कम उसके बनते थे वो सिर्फ और सिर्फ पुअर ही यूज कर पाते थे, क्योंकि वो उनके हिसाब से, उनके पैसों के हिसाब से वो चीजें उन पे बैठती थी, तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं है लेकिन वायलेंस भी होता था। The demand for the finer varieties bought by the well-to-do was more stable. Famines did not affect the sale of बनारसी और बालूचरी साड़ीज, मतलब चाहे कहीं कुछ भी आ जाता था, इनकी जो डिमांड थी वो आज भी बनी हुई है, और उस समय से भी जो वो डिमांड होना स्टार्ट हुई थी टिल द 21st century also we can see as it is. Moreover, mills could not imitate specialized weaves, saris with woven borders and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by mill production. जो प्रॉपरली वो हाथ से काम करते थे, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एक ही पैटर्न की चीज़ें चलती थी, तो इसकी वजह से लोगों को अब क्या होता था कि एक ही पैटर्न की चीज़ें कब तक पहन लेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी डिस्प्लेस हम नहीं कर पाए हैं। Weavers and other craftspeople who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked long hours. Very often the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of the production process. Their life was integral to the process of industrialization. अगर मेनली हम सिर्फ वीवर्स और क्राफ्ट्स पीपल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इफ़ेक्ट हुई थी वो इनकी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि पहले जो काम होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हाथ से होते थे, भले ही लेबर फोर्स ज़्यादा लगती थी, काम बहुत दिनों में ख़त्म होता था, लेकिन दे वर यूज्ड टू इट एंड दे वर हैविंग द डिपेंडेंसी। पहली चीज़। सेकेंड थिंग क्या है कि उनकी लाइवलीहुड सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई। धीरे से जहाँ पर वो मर्चेंट्स के साथ मिलके भी काम कर पाते थे और अपने स्मॉल प्लॉट्स को भी हैंडल कर पाते थे, विद दिस चेंजेस यहाँ पर क्या हुआ, उनके पास उनके खुद का तो कुछ नहीं रह गया, उल्टा जहाँ पर वो और कम कर सकते थे वहाँ पर उनको अपने बच्चों को, वुमेन्स को, घर की जितनी भी थी उनको भी उस काम में लगाना पड़ा, सो दैट दे कैन हैव देयर लाइवलीहुड ऑन अ नॉर्मल मैनर। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पार्ट ने सबसे ज़्यादा जिसको इफेक्ट किया था वो था ऑल द वीवर्स एंड द क्राफ्ट्स पीपल। ठीक है, अब यहाँ पर
देखते हैं हम कि मार्केट किस तरीके का था गुड्स का और किस तरीके से मार्केटिंग होती थी उस पर्टिकुलर गुड्स की। आज की डेट में अगर हम बात करें तो किसी भी गुड की मार्केटिंग किसके थ्रू होगी, या तो रेडियोस के थ्रू, आज हम टेक्नोलॉजी वाइज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियोस के थ्रू होगी, टेलीविजन्स के थ्रू होगी, थ्रू न्यूज़पेपर्स, तो ये सारी चीज़ों की भी शुरुआत हुई होगी। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही हुई थी। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज़ हम देखेंगे वो थी एडवर्टिजमेंट। आज की डेट में एडवर्टिजमेंट इज सो मच ऑफ कॉमन। इफ़ यू आर हैविंग, या कोई भी हम चलते चलते कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो होर्डिंग्स में हम देख लेते हैं, या हम टेलीविजन्स के थ्रू देख लेंगे, थ्रू एनी ऑफ द थिंग एप्स के थ्रू देख लेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हुई हैं। तो ये चीज़ों की शुरुआत हुई कैसे? Advertisement make products appear desirable and necessary. They try to shape the minds of the people and create the new needs. हमें अगर उस चीज़ की नीड नहीं भी है, still that advertisement is very much attractive, तो हम एक बार हमारे माइंड मेकअप करने लग जाते हैं। डू वी रियली नीड दैट थिंग? इफ़ वी रियली नीड दैट तो पॉसिबल ये है कि भाई हम वो तो चीज़ लेंगे बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग इज फाइंडिंग मी वेरी मच अट्रैक्टिव। But on the other hand, if I am not at all having the need also, but still I will try to make my mind that I want to purchase it or not. तो जो एडवर्टिजमेंट होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही पहले भी होता था, दे शेप आवर माइंड, अगर हम नहीं भी चाह रहे हैं तो। From the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the market for products and in shaping a new consumer culture. जितना भी न्यू कंज्यूमर कल्चर एज इन कि हमको वो चीज़ों का पता ही नहीं होता अगर उस चीज़ की एडवर्टिजमेंट नहीं हो रही होती एट पर्टिकुलर दैट टाइम। कब की बात हो रही है? बिटवीन द 19th एंड द 20th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी, जब इस चीज़ की शुरुआत होनी चालू हुई थी। सेकेंड इज द लेबलिंग। When Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. आज भी हम देखेंगे कोई भी क्लॉथ हो, चाहे वो टॉवेल हो, अगर we are taking it, अगर हम कोई अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी या कुछ अच्छा थोड़ा सा चीज़ ले रहे हैं तो that particular thing has the label. हमने देखा होगा बहुत से कपड़ों में मेड इन इंडिया या मेड इन जापान, जहाँ कहीं का भी हो, जिस पर्टिकुलर थिंग की वो बिलोंगिंग है अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसके लेबल्स भी लगे रहते हैं। द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फेमिलियर टू द बायर। द लेबल वॉज ऑल्सो टू बी मार्क ऑफ द क्वालिटी, कि इस पर्टिकुलर जो चीज़ है हमारे पास, वॉट एवर इट मे बी, अगर आज मेरे पास ये पेन है तो पेन में भी लिखा होता है कि कौन सी कंपनी का पेन है। दैट पर्टिकुलर नेम वी कैन ईजिली सी कि अगर ये रेनॉल्ड्स है तो यहाँ दिस कैन बी अ गुड कंपनी, या गुड कंपनी ये है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, फ़ोन्स को ले लो, टेलीविजन्स को ले लो, तुम्हारे कपड़ों को ले लो, मॉल्स में जाते हैं तो हर किसी का एक लोगो लगा रहता है, लेबलिंग लगी रहती है कि ये पैंटलून्स का है, ये किसी और ब्रांड का है, ये किसी और ब्रांड का है, तो हम उस तरीके से जान सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, कैसी उसकी क्वालिटी है, किस तरीके की है। ठीक है, when buyers saw made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. अगर हमने देखेंगे आज मेड इन इंडिया है तो उसकी एक अलग फीलिंग होगी कि हाँ यार देखो ये इंडिया का है, मेड इन नेपाल है, कहीं की भी कोई चीज़ हो तो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर को इतनी ज़्यादा ये होती है, यू कैन से सेटिस्फैक्शन होता है दैट दैट पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया और द कंट्री। Labels also carried images and were very often beautifully illustrated. ठीक है, जैसे कि कोई भी मैनचेस्टर का अगर लेबल देखें तो पहली चीज़ में मैनचेस्टर का लेबल लगा हुआ है कि ये जो है हमारा लेबल है और ऐसी ही चीज़ें हैं। सेकेंड में महाराजा रंजीत सिंह की ऑन मैनचेस्टर लेबल में पूरी की पूरी फोटो लगाई है, जिससे कि लोगों को लगता कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। थर्ड इज द कैलेंडर्स। अब ये जो एक ऐसी चीज़ होती है कैलेंडर्स की, भले ही कोई पढ़ा लिखा हो या इलिटरेट हो और जिसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन उसके पास फोटोज़ हैं तो वो फोटो से इमेजिनेशन कर सकता है, पूरी की पूरी फोटोज से वो एक स्टोरी
पढ़ सकता है, ठीक है। और उस टाइम पे इंडिया कैसी सिचुएशन में था कि वो उस टाइम पे लोग जो पीपल हुआ करते थे दे वर इलिटरेट, तो कैलेंडर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए कि द पीपल हु आर नॉट लिटरेट ऑल्सो दे कैन इजीली गैदर दी पिक्चर्स को इमेजिन करके वो बहुत सी स्टोरीज कुकअप कर लेते। बाय द 19th century मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट को अपने पॉपुलराइज करने के लिए कैलेंडर्स वाज दी आल्सो दी मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। Unlike newspapers and magazines, calendars were even used by people who could not read, ठीक है। They were hung in the tea shops and in poor people's homes just as much as in offices and middle class apartments. मतलब ये एक ऐसी चीज थी जो हर किसी के पास दिखती थी उस समय पे, और आज भी दिखती है, ऐसा नहीं है। हर घर में 2-3 कैलेंडर तो नॉर्मली यू कैन सी। आज की डेट में तो एवरी सिंगल पर्सन इज लिटरेट, लेकिन उस समय पे नॉट एवरी सिंगल पर्सन वाज लिटरेट, दे वर इलिटरेट। तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि हर किसी के घर में, ऑफिस में, कोई अपार्टमेंट हो गया, कोई भी चीज होगी, कैलेंडर यू विल बी डेफिनेटली सीइंग इट। And those who hung the calendars had to see the advertisement day after day through the year. Even in these calendars, images of gods and goddesses were used to attract the consumers. अब बहुत से ऐसे gods and goddesses की फोटोज लगाई जाती थी जिसकी वजह से कोई भी कंज्यूमर होगा जो उसको ले के रख रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा तो उसको फील आएगा कि दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू परचेज एंड टेक इट टू आवर होम। इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज भी हमारे घर में मंदिर होता है तो उसमें हम इमेजेस लगा के रखते हैं। जो इमेजेस हम लगा के रखते हैं क्या एक्चुअली में हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस ऐसे थे? तो दिस कैन नॉट, नोबडी कैन गिव द आंसर। एक इमेजिनेशन थी कि अगर लक्ष्मी जी हैं तो उनका जो वाहन होता था वो उल्लू होता था, तो लक्ष्मी जी की एक बहुत सुंदर सी पोर्ट्रे बना दी और उल्लू को बिठा दिया, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ें चालू हुई, चीज़ें चालू होती गई और आज की डेट में मॉडिफिकेशन के थ्रू एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन ईजिली सी। आज की डेट में तो भगवान जी की आंखें भी खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसने भी एक अलग इम्पैक्ट दिया था। Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on the labels. It was if the association with gods gave divine approval to goods being sold. इस तरीके से आज की में भी ये सिचुएशन होती है कि भगवान हमें खुद बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारी चीज़ें लो या हमारे चीज़ें खरीदो या हम इनकी चीज़ों में विराजमान हैं तो ये चीज़ें तुमको लेनी ही पड़ेगी। इस तरीके से कैलेंडर्स गॉड्स गॉडेसेस के या कोई भी इमेजिनरी पिक्चर्स ऑफ गॉड्स क्रिएट करी जाती थी कि गॉड हिमसेल्फ इज सेइंग दैट परचेज दिस और पर्टिकुलर दैट थिंग। To make the manufacturer from being a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. अब यहाँ पर जितना भी ये फॉरेन लैंड बन चुका था उनको अलग हटाने के लिए हमारे जितने भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे उनको थ्रू दीज थिंग्स आगे लाया गया कि हमारा जो एक इंडियन कंट्री है उसमें एन नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर देयर एंड वी शुड बी गिविंग देम रिस्पेक्ट थ्रू दिस फॉर्म। Like the images of gods, figures of important personage of emperors and nawabs add on advertisements and calendars. The message, if you respect the royal figure, then respect this product also. मतलब चाहे वो कोई emperor हो, चाहे वो कोई gods या goddesses हो, अगर आप उनकी respect करते हो तो you have to purchase this or that particular thing. When the product was being used by kings or produced under royal command, this quality could not be questioned. और जहाँ पर किसी भी राजा या महाराजा की फोटो लग जाती थी या कोई भी गॉड्स एंड गॉडेसेस की तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता था। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होने लग गया था। दिस एज यू कैन सी एक सोप का फ्रंट पेज है, सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934।
गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटो लगा दी, सोप का भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, और ये कब की बात है, ऑफ द ईयर 1934 की बात है, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से इंडियन प्रोड्यूसर्स के काम आया था। When Indian manufacturers advertised the nationalist message was clear and loud. If you care for the nation, then buy products. अब यहाँ पर किस तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स काम करने लग गए कि नेशनलिस्ट का मैसेजेस इस तरीके से पहुंचाने लग गए कि अगर तुम्हें अपने देश को, देश प्यारा है तो तुम ये प्रोडक्ट जरूर खरीदोगे। मतलब इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स होते थे। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। इस तरीके से एक मैसेज के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट है वो फैलने लग गए। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।